हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक हमारा रियल नंबर, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम इसमें इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर समझते हैं कि जो रियल नंबर जो चैप्टर है, इसके अंदर हम बेसिक सबसे पहले समझते हैं नंबर्स के बारे में, कि हमारे पास कितने टाइप के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, इन सब के बारे में हम समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स के बारे में समझते हैं कि नंबर्स कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले इसमें लेते हैं, हमारे पास होता है जैसे एक नेचुरल नंबर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो देखो इसको हम डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, इन नेचुरल नंबर में इन 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और ये जाते हैं इनफाइनाइट तक। फिर अगर हम बात करें सेकंड हमारे पास होल नंबर होते हैं, और होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि होल नंबर में जीरो और इंक्लूड होता है, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर सेम इसी में आ जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर लाई करते हैं किसके अंदर, होल नंबर के अंदर। फिर थर्ड हम देखते हैं, इसमें थर्ड होता है हमारे पास में, जैसे मान लो हम देख लेते हैं इसमें रियल नंबर। रियल नंबर भी होते क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, लेकिन एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि रियल नंबर होते क्या है। तो रियल नंबर फ्रेंड्स देखो, रियल नंबर वैसे माइनस इंफिनिटी से लेकर, जैसे -1 आया, 0 आया, 1 2, चलते रहे हम प्लस इंफिनिटी तक, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। या फिर हम ये कहें कि वे नंबर, बेसिक डेफिनेशन है रियल नंबर की, वे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिन नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखें, हमने सुना है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, हम इसको जेड या फिर आई दोनों से डिनोट कर सकते हैं। इंटीजर नंबर देखो, वैसे तो ये माइनस इंफिनिटी से सेम रियल नंबर की तरह -1 0 1 2 चलते रहेंगे प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल नंबर और इंटीजर नंबर में जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो मेन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कुछ हमारे पास फ्रैक्शन नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर जिनको हम p/q में लिखते हो, या फिर ये मान लें कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन के टाइप होते हैं। हम केवल बेसिक समझ रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन होते हैं, या फिर हम बोल दें डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले और डेसिमल वाले। तो फ्रैक्शन जैसे हम कहें 2/3 या 1/4, 5/7, ऐसे बहुत सारे नंबर चल गए। डेसिमल में हम कहें 0.5, 0.7, 1.3, 5.2 एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। तो फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर का यूज क्या है, तो इसके लिए देखो मेन चीज है कि हम यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं रियल नंबर में और इंटीजर नंबर में। इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो यहाँ पे दोनों नंबर दिख रहे हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल, देखना ध्यान से, ये दोनों के दोनों जो हमारे पास रियल नंबर है उसमें तो इंक्लूड होते हैं, और हमारे पास जो इंटीजर नंबर है, इंटीजर में ये इंक्लूड नहीं होते हैं। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, मेन चीज याद रखना कि जो फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर हैं, ये दोनों के दोनों रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं और इंटीजर में
नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जो रियल नंबर है वो सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, जैसे कि नेचुरल हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, ये सारे के सारे रियल में लाई करते हैं। बस रियल में और इंटीजर में आप बस थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना कि जो हमारा इंटीजर नंबर है उसमें कंप्लीट नंबर ही आता है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, ये सब नंबर ये कंप्लीट नंबर होते हैं, यही इंटीजर नंबर में होते हैं। और जो ये हमारे पास रियल नंबर है इसमें फ्रैक्शन, डेसिमल सारे शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट अगर हम देखें रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं देखते हैं हम कि जो हमारे पास रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर के अंदर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वे सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। बट इसमें हम ये कह देंगे कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो Q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। क्यों? जैसे हम इसका रीजन देखें, y, तो y का मतलब कि ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास Q की वैल्यू 0 ले ली हमने, इफ Q इक्वल टू 0, तो उस केस में P/Q इक्वल्स टू P/0 हो गया। और P/0 हमारे पास एक नॉट हमारे पास नॉट डिफाइन हम कह सकते हैं, जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, नॉट डिफाइन। तो इसलिए हम Q को 0 नहीं लेते हैं क्योंकि हमें फाइनाइट नंबर चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 पे आते हैं, इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर हमारे पास मेनली, देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसको करने के बाद आपका मतलब ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई गलत हो सकता है, ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन गलत होगा, सारे के सारे एग्जैक्ट सही आएंगे आपके। तो देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इसको समझते हैं हम। तो इरेशनल नंबर के अंदर ऐसे नंबर जो इस फॉर्मेट में लिखे जाएं, रूट और रूट के अंदर प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, प्राइम नंबर, इसके बारे में हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखो रूट में प्राइम नंबर जो होता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, तो जैसे हमने लिखा √2 लिखा, √3 लिखा, √5 लिखा, ये सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। देखिए नेक्स्ट, सॉरी, ये जो हमने ऊपर पढ़ा इरेशनल नंबर, इसमें रूट के अंदर जो प्राइम नंबर आते हैं वे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अगला हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए जो प्राइम नंबर होता है इसमें बेसिकली हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर हों, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, जिनके केवल 2 फैक्टर हों, और उसके अंदर भी हमें याद रखना है फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर जो होगा इसका वो तो होगा 1, मतलब 1 होगा। और जो सेकेंड फैक्टर होगा इसका, सेकेंड फैक्टर का भी हमें ध्यान रखना है कि सेकेंड फैक्टर जो इसका होगा वो होगा अदर देन 1, अदर देन 1। बस ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पहला फैक्टर इसका क्या होगा, 1 होगा, और सेकेंड क्या होगा, अदर देन 1 होगा। तो वे सारे नंबर क्या होंगे, हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। जैसे मान लो 1 है फर्स्ट नंबर, 1 को हम लिखे 1 × 1, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट तो क्या हुआ,
फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया 1, और सेकंड की बात करें, सेकंड फैक्टर क्या हुआ इसमें, सेकंड भी क्या मिला हमें 1। तो ये हमारी ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या ये 1 प्राइम नंबर होगा, तो ये प्राइम नंबर है या नहीं, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 2 की बात करें तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2। इसमें हम देखें तो फर्स्ट जो है 1 हो गया, सेकंड जो है 2 हो गया। इसका मतलब ये जो 2 है ये आपका प्राइम नंबर है, इसका मतलब 2 प्राइम नंबर है। ऐसे ही हम देखें 3 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 3 भी इस कंडीशन को फॉलो करता है, फर्स्ट तो 1 है इसका और सेकंड 3 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर है। आगे चले हम 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर करेंगे तो उसमें हमें 1 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल 3 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर हम आगे देखें कि प्राइम नंबर फ्रॉम 1 टू, या हम कहें प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15, तो 1 और 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 के बाद होता है आपका 3 के बाद होता है 5, फिर 7, फिर इसके बाद 11 होता है, फिर 11 के बाद आपका आता है 13, 17, 19, फिर आएगा आपके पास 23, फिर आएगा आपके पास 29, फिर आएगा 31, फिर इसके बाद आएगा आपके पास 37, फिर आएगा आपके पास 41, फिर आएगा 43, फिर आएगा 47। तो ये हो गया आपके पास 4, 5, 8, 10, 11। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 और 50 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये टोटल हो गए 15, किसमें 1 और 50 के बीच में, तो टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम लेते हैं कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर के अंदर क्या होता है कि जो कंपोजिट नंबर होता है आपका, एक कंपोजिट नंबर, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जो ये हमारा कंपोजिट नंबर है इसमें मिनिमम 3 फैक्टर होने ही चाहिए। मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर, जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड कर चुके 1 को, तो 1 उसमें शामिल काउंट कर सकते हैं। 1 को शामिल करते हुए हमारे पास किसी नंबर के फैक्टर करें तो कम से कम 3 होने चाहिए, तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जैसे हम 4 को लिखें, सॉरी फ्रेंड्स 1 मिनट, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो जैसे हमने लिखा 4 को लिखें 1 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 3 फैक्टर हो गए। फिर जैसे हमने लिखा 6 को लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3, इसके भी 3 फैक्टर हैं। 10 लिखा 1 इंटू 2 इंटू 5, फिर हम 12 पे चले जाएं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कम से कम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कंपोजिट के बाद हमने रेशनल पढ़ लिया, इरेशनल पढ़ लिया, कंपोजिट पढ़ लिया। हमारे बेसिकली यही नंबर यूज होंगे इसमें, और ज़्यादा कुछ खास यूज होंगे नहीं। बस एक नंबर और बता देता हूँ आपको, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। तो एक नंबर और देख लेते हैं, कोप्राइम नंबर। देखिए कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वे नंबर
कोप्राइम नंबर देखो इसमें एक तो खास बात होती है कि पेयर में होते हैं, मतलब 2 नंबर का पेयर होता है, उसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर है। क्योंकि बाकी सारे नंबर तो इंडिविजुअल होते हैं, सिंगल सिंगल। और जो ये हम एक कोप्राइम नंबर पढ़ते हैं ना, कोप्राइम में हमें 2 नंबर का पेयर लेना पड़ता है, तो 2 नंबर का पेयर होता है, उसको कोप्राइम कहते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इन दोनों नंबर के बीच नो कॉमन फैक्टर, इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि ये कोई भी 2 नंबर का पेयर जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो पेयर कहलाता है कोप्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 2,3, ये कोप्राइम नंबर है। अगर हम ले 4,5, क्या ये कोप्राइम नंबर है? हमने लिखा 9,10, क्या ये कोप्राइम नंबर है? तो इस तरह से आप कोई भी नंबर का पेयर बता सकते हैं, बस उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ 1 के अलावा। जैसे मान लो आपने 4 और 10 लिख लिया, तो क्या ये कोप्राइम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कोप्राइम नंबर हमने देख लिया, अब डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं कंपोजिट नंबर, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए देखते हैं। अगला है हमारा टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, एक सेकंड दोस्त, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखो इस थ्योरम में क्या बताया गया है कि जैसे आपके पास कंपोजिट नंबर होते हैं, देखो हम डेफिनेशन नहीं रटेंगे, हम समझेंगे इसको ये होती क्या है बेसिकली, फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, हम उसका क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका हम करते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे मान लो आपने किया उसका फैक्टराइजेशन, तो उसके फैक्टराइजेशन में आप देखते हो कि आपको बहुत सारे प्राइम नंबर मिलते हैं, या फिर हम ये कहें किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। अब कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार रिपीट होता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे लिख सकते हैं, या हम ये कहें कि कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे मान लो हमने लिखा 10 लिखा, 10 को हम 2 × 5, तो 2 और 5 हमारे पास दोनों प्राइम नंबर हैं। 12 लिखा हमने 2 × 2 × 5, देखो 2 की पावर 2 × 5 पावर 1। तो बेसिकली जो हमें यहाँ पे नंबर मिले हैं ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो ये 12 है, ये 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर का मल्टीपल है। 2 हमारे पास रिपीट हुआ है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अगर हम 20 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 20 को 2 × सॉरी यहाँ 3 आएगा, 1 मिनट फ्रेंड्स, 2 × 5। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा 2 × 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1, तो हम इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम होती है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो फैक्टर करते हैं हम वो प्राइम नंबर ही आए उसमें, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक बार वापस देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है। कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, हम हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।
या उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज है इंपॉर्टेंट, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्ट आपका अच्छे से समझना है आपको। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता क्या है? देखिए एलसीएम, देखो फ्रेंड्स, एलसीएम होता है किन्हीं भी दो नंबर, कम से कम इसमें हमें दो नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम दो से ज्यादा नंबर का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, तीन का भी, मतलब चार का भी, लेकिन मिनिमम हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए? दो नंबर। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास मिनिमम टू नंबर्स की। उसके बाद ज्यादा नंबर का भी निकाल सकते हैं। और उन दोनों नंबर का सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो दोनों नंबर शामिल होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है, ए है एक नंबर, ए का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। यहां पे मान लो कुछ मार्क्स, चलो एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा। मान लो फ्रेंड्स आपके पास एक 10 है और एक 20 है, या 15 मान लेते हैं हम। तो इसमें जैसे आपने 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 5, 15 का किया 3 इंटू 5। तो एलसीएम जब भी निकालते हैं उसमें हमें जो आपके पास दो नंबर हैं जिनका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, उनमें जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए हैं हमें वो सारे प्राइम नंबर एलसीएम में लेने हैं। तो एलसीएम के अंदर हमें सारे प्राइम नंबर लेने हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन में मिले हैं। जैसे मान लो हमें फर्स्ट वाले में 2 मिला, 2 हमारे आंसर में आएगा। सेकंड में मिला 5, सॉरी 2 और 5 दोनों है, फर्स्ट में दोनों ले लिए। सेकंड में 3 और 5 हैं, तो देखो 3 ले लिया हमने, 5 ऑलरेडी आ चुका था तो हमने एक ही बार लिखना, उसको बार बार नहीं लिखना। अच्छा फ्रेंड्स, और देखना इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी पावर भी मैटर करती है। पावर मतलब जैसे मान लो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब दोनों नंबर के जितने प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया है, तो सबसे पहले तो आपको सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, फिर उनकी मैक्सिमम पावर ढूंढनी है जितनी भी है। अब देखो यहाँ पे 10 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें जो मैक्सिमम पावर सबकी 1 1 दिख रही है, तो हमें एलसीएम के अंदर भी पावर कितनी लेनी है? मैक्सिमम 1 1। और यहां से हमें एलसीएम क्या मिला? 2 इंटू 5 इंटू 3, ये हो गया हमारा 30। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। दोबारा समझते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 24 और 100 ले लेते हैं। चलो हमें इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम बताना है, क्या आएगा। देखो हमारे पास एलसीएम कंडीशन यही है, सबसे पहले पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, उन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए सारे प्राइम नंबर ले लेंगे। फिर हम चेक करेंगे प्राइम नंबर जो आपने लिए हैं एलसीएम में, उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कुल मिला के ये आया हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। फिर नेक्स्ट नंबर आपके पास 100, 100 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये लिखा गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिला 2 की पावर 3
इंटू 3 की पावर 1। और जब हमने 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये मिला 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम की पहली स्टेप क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर लेने हैं हम। तो सारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, पहला है 2 फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में क्या है 3, सॉरी फर्स्ट वाले में 2 है 2 और 3, सेकंड वाले में हमारे पास 2 और 5, 2 ऑलरेडी आ चुका है तो बच गया 5, 5 को भी लेना है। अब देखना, अब हमें जो प्राइम नंबर लिए हैं इनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो मैक्सिमम पावर देखो, जो 2 प्राइम नंबर लिया है इसकी मैक्सिमम पावर है 3, तो इसकी मैक्सिमम पावर हमें लिख देनी है 3। फिर जो सेकंड है 3, इसकी पावर है 1 और 5 है, इसकी पावर कितनी है 2। तो यहां से आपको मिल गया 8, 3 और 25, ये आ गया 24 इंटू 25। तो ये देखो आपके पास आ गया 500, 600 आ गया। तो अब जो इन दोनों नंबर का एलसीएम आया वो क्या आया 600। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एचसीएफ। अब आपको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला टॉपिक है हमारा एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ हम समझते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, वही हमारा आंसर आता है। तो देखो हमारे पास अगला टॉपिक है एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये देखते हैं हम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इसमें हमें देखो सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि जो आपके पास कम से कम तो 2 नंबर होने चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो। तो जो आप नंबर दिए होंगे आपको, उन नंबर के साथ सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हमें उन नंबर्स का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हमें लेना है कॉमन, दोनों के अंदर जो जो कॉमन प्राइम नंबर है वो ले लेने हैं। और थर्ड स्टेप क्या करनी है कि मिनिमम पावर लेनी है उनकी। कौन सी पावर सेलेक्ट करनी है, मिनिमम, मिनिमम पावर लेनी है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ में जो छोटा सा डिफरेंस है वो यहीं आ गया। दोबारा समझा देता हूं कि जो एलसीएम था, एलसीएम के अंदर हमने क्या किया था, एलसीएम में हमने पहली स्टेप सेम की थी कि वही प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या किया था, उसमें सारे प्राइम नंबर लिए थे, ऑल प्राइम नंबर। और एचसीएफ में हमें केवल कौन से लेने हैं, कॉमन वाले लेने हैं। और नेक्स्ट स्टेप में एचसीएफ में हमें मिनिमम पावर लेनी है, जो प्राइम नंबर हम सेलेक्ट कर चुके हैं कॉमन वाले, तो एचसीएफ में हमें उनकी मिनिमम पावर लेनी होती है। और एलसीएम के अंदर जो प्राइम नंबर लेने हैं आपको, उन सभी की कौन सी पावर लेनी होती है, मैक्सिमम पावर लेनी होती है। बस ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। चलिए अब हम समझते हैं। हमने जो एग्जाम्पल उसमें समझे, जैसे 2400 का समझा था, तो वो वापस ले लेते हैं। 2400 अच्छे समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें एचसीएफ फाइंड करना है 24 एंड 100, इन दोनों नंबर का हमें निकालना है एचसीएफ। तो देखो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, देखो ऊपर लिख रखी हमने। पहली स्टेप क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 100 का करेंगे, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 24 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये लिखा गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये लिखा गया आपके पास 2 इंटू 2 और 5 इंटू
5, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो हमें जो एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद स्टेप क्या है, कॉमन प्राइम नंबर। दोनों में कॉमन प्राइम नंबर कौन है, केवल 2 है, ये लिख लिया हमने। फिर लास्ट स्टेप क्या है, मिनिमम पावर। तो 2 की मिनिमम पावर कौन है यहाँ पे, 3 और 2 में से 2 है मिनिमम पावर। तो एचसीएफ कितना आया, 4, ये हमारा आंसर। तो ये हमारा एचसीएफ वाला टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक बेसिक सी चीज है, वो समझना है आपको अच्छे से। एक तो आपको जैसे कि इरेशनल नंबर पता होगा, तो इरेशनल नंबर के बारे में आप जानते हो, इरेशनल नंबर होते क्या है, एक बार फिर बता देता हूँ, फिर उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर आप जानते हो, इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर आप एक तो लिख सकते हो रूट में प्राइम नंबर। हमारे जो सब्जेक्ट में है, हमारे जो सिलेबस में है, वो इतना ही है, लिमिटेड। एक तो रूट वाले प्राइम नंबर हैं, इनको इरेशनल प्रूव करना होता है, और इतना ही हमारे सिलेबस में, और कुछ खास नहीं है। तो ये 2 स्टेप समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके। तो देखो प्राइम नंबर को कैसे प्रूव करते हैं। ये प्राइम नंबर जैसे आपके पास √2 हुआ, √3 हुआ, तो हम एक क्वेश्चन समझते हैं, फिर सारे हम उसी के बेस पे कर लेंगे। जैसे हमें दिया होगा कि प्रूव करना है कि √3 है वो हमारा इरेशनल नंबर हो। देखो जैसे हमारे पास है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना है, ध्यान से समझना। तो इसको प्रूव करना समझेंगे हम कि इसको कैसे प्रूव करते हैं हम, और एक बार इसको समझ लोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए जब हम इसको प्रूव करते हैं, समझना ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास सेम प्रूव करते हैं हम √2 को, फिर √5, √7, कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप डायरेक्ट, उन सबको सेम ही करते हैं। यहाँ हम किसको कर रहे हैं, √3 को। समझना सबसे पहले स्टेप हमें इसमें क्या करना होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, एक बार समझ लोगे ना तो उसके बाद भूलोगे नहीं, इसको अच्छे से आपके याद हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसमें ये याद रखना है, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि √3 आपका रेशनल नंबर है। देखो जैसे ही आपने √3 को रेशनल नंबर माना, इसका मतलब आप √3 को क्या लिख सकते हो, रेशनल नंबर की तरह। जैसे आप लिख सकते हो a/b, अगर √3 को a/b लिख सकते हो तो इसका मतलब a और b में क्या रिलेशन है, ये भी हमें बताना है। तो a और b ये दोनों के दोनों पेयर जो बनाता है, ये कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। तो इसको हमें समझना है या लिखना भी है आगे, याद रखना है बस। ए और बी कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर। या हम ये कहें कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ए और बी 2 नंबर माने हैं रेशनल नंबर के लिए, p/q फॉर्म में लिखा है √3 को, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हैं। ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है।
या ये कहें कि दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं हम। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 के नीचे क्या है 1। तो यहाँ से लिखा गया a इज इक्वल्स टू √3 इंटू बी। हमने दोनों तरफ क्या किया स्क्वायर किया। स्क्वायर करेंगे तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3b का स्क्वायर। जैसे हमने इसका स्क्वायर किया तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। तो इतना करने के बाद समझना ध्यान से, यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर के फैक्टर में हमें 3 मिलता है, कि a स्क्वायर को आगे आप 3 इंटू बी स्क्वायर लिख रहे हो, तो a स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में हमें 3 मिलता है। तो अगर a स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में 3 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर है वो डिविजिबल है, किससे 3 से। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। पहली लाइन तो ये। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो बिना स्क्वायर के भी उससे डिविजिबल होगा। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो देखो इसका मतलब तो ये हो गया कि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल है। a अगर 3 से डिविजिबल है तो a के फैक्टर में भी 3 आएगा, और a के फैक्टर में 3 आएगा तो हम a को लिख सकते हैं a इक्वल टू 3 इंटू सी। जब हम ये लिख सकते हैं, चलो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू 3 इंटू सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हमें मिल गया सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन आपकी, और ये थी आपकी फर्स्ट ऊपर वाली। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या कहती हैं, तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझना, कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इनका LHS इक्वल है a स्क्वायर, तो RHS भी इक्वल होगा। इसका मतलब 3b का स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन 1 और 2 से देख लिया। तो इसका मतलब यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, और जैसे ही हमें ये मिला तो इसका मतलब b स्क्वायर के फैक्टर में 3 आ गया, तो b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और ऊपर हमने पढ़ लिया किसी का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो बिना स्क्वायर के भी डिविजिबल बिना स्क्वायर के भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब b है वो भी क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब b है वो भी 3 से डिविजिबल है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम 2 स्टेटमेंट सीखे यहाँ पे कि a है, a इज डिविजिबल बाय, एक सेकेंड, 3। एक तो हमें ये स्टेटमेंट मिला, और दूसरा स्टेटमेंट क्या मिला, b इज डिविजिबल बाय 3। दूसरा स्टेटमेंट ये मिला। आप इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। 1 मिनट दूसरे कलर्स ले लेते हैं, समझ में अच्छा आएगा आपके। एक तो ये स्टेटमेंट मिला आपको, दूसरा ये मिला। अब एक बात बताओ, कोई अगर किसी से डिविजिबल होता है तो ये तो हमें समझ में आता है कि वो उसका फैक्टर है। तो इसका मतलब
3 है वो ए का फैक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए। और सेम इधर लिख सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ बी। अच्छा, तो इसका मतलब ए का फैक्टर कौन है? 3 है, और बी का फैक्टर भी कौन है? 3 है। और हमने क्या माना था शुरू में? ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा? 1 के अलावा। और यहाँ ए और बी में दोनों में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, कौन? 3। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं 3 जो आ रहा है हमारा, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब ए और बी का ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने तो ये माना था ना कि ए और बी में कॉमन क्या होगा? केवल 1 होगा। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया। सो आवर assumption इज रॉन्ग। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत हुआ। और हमने ये भी तो माना था कि हमारी जो √3 नंबर है ये कैसा नंबर है? रेशनल माना था। सो √3 इज नॉट ए, हमने रेशनल माना था, और वो जो हमारी अजम्पशन थी रेशनल मानने की वो यहाँ गलत साबित हो रही है। गलत साबित हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि √3 कैसा नंबर है? रेशनल नहीं है, ये इरेशनल हो गया। अब नॉट ए रेशनल नंबर। सो लास्ट कंक्लूजन क्या मिला? √3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो ये हमारी लास्ट लाइन, इससे हम इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 1 मिनट। इससे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिंपल स्टेप में इस क्वेश्चन को किया। ये हमारा मेन क्वेश्चन था। सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना है कि √3 इरेशनल नंबर है, और इसकी ये छोटी छोटी लाइनें हैं बिल्कुल, और यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं, फिर वो आपका लास्ट कंसेप्ट होगा, ऐसे मान लो आप। फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लास्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखो, जो इरेशनल नंबर है आपका, सबसे पहला तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने का क्वेश्चन आएगा। तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने का आएगा ना, तो वो तो या तो आपसे √3 का पूछे, √2 का पूछेगा, या √3 का, या √5 का, या √7 का। इसका हम डायरेक्ट पिछला जो हमने क्वेश्चन किया है उसके बेस पे चारों क्वेश्चन सेम टू सेम कर लेंगे। और इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, अब देखो ध्यान से, अब अगर आपसे मान लो जैसे √2 के साथ में कुछ मल्टीप्लाई दे दे, 3√2, 5√3, या फिर 7 + √2, या 5 - √3, मतलब उस इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई नया नंबर बना के फिर आपसे पूछे कि इसको प्रूव करो इरेशनल है या नहीं। बस ये कंसेप्ट समझ लो। √2, √3, √5, √7 इनके लिए पिछला कंसेप्ट, और बाकी सारे जो भी आएंगे एडिशनल क्वेश्चन, जैसे कुछ मल्टीप्लाई लगा के आ गया, कुछ प्लस लगा के आ गया, कुछ माइनस लगा के, उन सब के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट। फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपसे प्रूव करवाए, प्रूव दैट, हमसे ये प्रूव करवाए कि प्रूव दैट कोई भी नंबर है इनमें से, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मान लो 1 सेकेंड, कोई भी नंबर दे दे आपको, इनमें से मान लो आपको नंबर जैसे 5√3 ले लेते हैं एक बार, फिर मैं सारे ही बता दूंगा थोड़ा सा। 5√3 इज इरेशनल। ये कैसा नंबर प्रूव करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है इसको। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि जो 5√3 है ये कैसा नंबर है? इरेशनल है।
देखो 5√3 के अलावा 3√2 होता, 7 + √2 होता, 5 - √3 होता, सबके लिए हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए जो इसका सॉल्यूशन है वो देखते हैं, ध्यान से समझना। इसमें भी कुछ खास नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, पिछले से बहुत आसान है, आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो हम इसमें भी मानेंगे कि लेट 5√3 इज रेशनल नंबर। अच्छा, आपने शुरुआत में क्या मान लिया, इसको रेशनल नंबर मान लिया। जैसे ही आपने रेशनल नंबर माना तो इसका मतलब जो 5√3 है वो कैसे लिखा जाएगा, a/b के फॉर्म में। तो अगर ये a/b के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो जहां पे a और b आपके कैसे नंबर हैं, इंटीजर नंबर हैं, तो a और b इंटीजर नंबर हैं, तो हम यहां मान सकते हैं a और b कैसे नंबर हैं, इंटीजर नंबर हैं, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो √3 = a/5b। तो देखो a और b इंटीजर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो इस साइड लिखा हुआ है ना a/5b, तो ये a/5b के अंदर a और b ये इंटीजर हैं, ये कैसे नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब a/5b है, ये क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल हो गया। और ये रेशनल हो गया तो ये हमने किसके बराबर मान रखा है, ये तो √2 के बराबर मान रखा है। तो इसका मतलब √3 भी कैसा नंबर हुआ, रेशनल हुआ। बट लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ये √3 रेशनल तो आपने जो प्रूव कर रहे हो ना उसके हिसाब से आ रहा है, लेकिन बट हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √3 अकेला कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो अगर √3 इरेशनल है तो ऊपर तो जो हमारा रिजल्ट आया था, हमारा रिजल्ट ये आया था और हम जानते हैं ये, तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है। सो आवर अजम्पशन, हमारी जो अजम्पशन है वो क्या हो गई, रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग। और हमारी अजम्पशन क्या थी, हमारी अजम्पशन क्या थी कि रूट जो नंबर था हमारा मेन नंबर था, 1 सेकेंड, जो हमारा क्वेश्चन था 5√3, इसको हमने कैसा माना था, रेशनल नंबर माना था। तो ये जो रेशनल मानने की अजम्पशन थी, ये अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका मतलब अजम्पशन गलत है, मतलब 5√3 रेशनल नहीं है। तो जो हमारा रिजल्ट आया, तो रिजल्ट क्या आया, लास्ट कंक्लूजन क्या निकला कि जो 5√3 है वो कैसा नंबर है, 5√3 इज इरेशनल। ये लो 5√3 कैसा नंबर आया, इरेशनल नंबर आ गया। तो यहां से हम इसको कंप्लीट सारे कंसेप्ट, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन भी आ गए। मतलब इससे जितना मैंने इस वीडियो में कराया ना, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे नहीं हो, ठीक है। आप सारी पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ के जाएं और एग्जाम में सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, थैंक यू। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि आपको और भी कंसेप्चुअल अच्छे अच्छे वीडियो सारे चैप्टर के मिलते रहें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।